नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। एक बड़ी जंग, सच की लड़ाई को जीतने के लिए मैदान में उतरना जरूरी है और लगता है सचिन पायलट ने ठान लिया है चुनावी रण में अपना दमखम दिखाने के लिए। पर शुरुआत करूंगा बाबा से शुरुआत इसलिए करूंगा क्योंकि बाबा का आज जन्मदिन है, किरोड़ी लाल मीणा का आज जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत राजस्थान तक की तरफ से बधाई। बात बाबा की इसलिए भी कि उनको लेकर कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है डोटासरा के द्वारा, उस बारे में भी बात करूंगा। पर आपको उससे पहले बता दूं कि कहा यह जा रहा था कि दौसा के मैदानी जंग में सचिन पायलट कब उतरेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि दिवाली बाद कांग्रेस के धुरंधर नेता, कद्दावर नेता सचिन पायलट विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदानी जंग में उतर सकते हैं। और कल 15 से ज्यादा जगहों पर सचिन पायलट दौसा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क सभाएं जो हैं वो करने वाले हैं। इनमें भेडोली, खड़का, कुंडल, सिंडोली, पीलवा, दौसा समेत 15 से ज्यादा जगहें हैं जहां पर वो दीनदयाल बैरवा यानी कि डीडी बैरवा के लिए अपनी ताकत झोंकने वाले हैं। ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि कुछ कटाक्ष जो पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी, कहा यह गया था कि मैच फिक्स होने की बात जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस प्रकार का अपना दमखम दिखाना राजनीतिक तौर पर सचिन पायलट के लिए शायद उनकी नजरों में जरूरी हो गया था। और जिस तरह से मुरारी लाल मीणा जो कि सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको लेकर कई प्रकार के आक्षेप लगाए जा रहे थे, कई प्रकार की बातें कही जा रही थी, उसका जवाब मैदानी चुनावी जंग के मैदान में दिया जा सकता है। सबसे पहले सुनवाना चाहूंगा आपको क्या कुछ उस दिन अशोक गहलोत ने कहा था, मंच से कहा था, मुरारी लाल मीणा को लेकर कहा था। ये सुनिए आप। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि किरोड़ी लाल मीणा को लेकर किस प्रकार की बातें गोविंद सिंह डोटासरा ने कही, वो भी आपको सुनवाऊंगा मैं। पूरे जिले के अंदर, जयपुर के अंदर, दिल्ली में भी तो मैच फिक्स हो गया है। सेटिंग मुरारी मीणा जी ने बहुत ही तरीके से, दिल से अपनी बात कही। ये बात सबसे गंभीर है, ये बात सबसे गंभीर है। और आपको समझना चाहिए कि जब ये बात कही है, हम सब गवाह इस बात के, हम सब ने सपोर्ट किया मुरारी मीणा जी के प्रस्ताव को, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है को भारी को मेरे कामयाब करें। ये अध्यक्ष जी ठीक कहा, मुरारी मीणा का जो व्यक्तित्व है दिल्ली के अंदर बना है पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद में, अब आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो दिल्ली को कामयाब हो तो आपको डीसी को कामयाब करना। अशोक गहलोत राजनीति के पुराने धुरंधर हैं, 30 साल से ज्यादा की राजनीतिक पारी को खेल चुके हैं। और उनकी जब आप बातों को सुने तो कई बार बातों के बीच का जो मैसेज होता है वो पढ़ना जरूरी होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आक्षेप, अगर व्यंग, कटाक्ष किसी की तरफ कर रहे हैं तो वो कौन है। और अब बेहद साख का सवाल न केवल मुरारी लाल मीणा के लिए पर सचिन पायलट के लिए बन गया है, क्योंकि जिस तरह से पहले अटकलें लग रही थी कि क्या कोई मीणा समुदाय का व्यक्ति उतर सकता है, जिस तरह से मुरारी लाल मीणा ने पहले वहां पर उम्मीदवार रहते हुए चुनाव लड़ा और 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता, उसके बाद सांसद का चुनाव जीता। सचिन पायलट ने उनको बैक करते हुए अपनी ताकत झोंकी। पर कई प्रकार की बातें जो कही जा रही थी कि क्या मुरारी लाल मीणा, जिस प्रकार का आरोप, जिसका हवाला या आक्षेप या अफवाह का हवाला जो अशोक गहलोत ने दिया कि सेटिंग की बात कही जा रही थी, मैच फिक्सिंग की बात कही जा रही थी, ये एक बड़ा राजनीतिक पड़ाव है मुरारी लाल मीणा के लिए, क्योंकि वो वहां के क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद बन गए हैं। पर
अगर परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को टिकट मिली है, अगर निहारिका मीना को टिकट नहीं मिली है, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली है, उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिली है, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिली है, तो ऐसे में बेहद जरूरी है, अगर वो दिखाना चाहते हैं कि वो कांग्रेस को इकट्ठा लेकर वहां पर किसी अन्य उम्मीदवार के लिए भी अपनी ताकत झोंक सकते हैं, तो वहां पर न केवल मुरारी लाल मीणा पर उनके जो पक्ष के, उनके जो गुट के नेता हैं, उनके जो आसपास के नेता हैं, सचिन पायलट, वो तमाम नेता उनके लिए अपनी ताकत झोंके तो कल बेहद रोचक रह सकता है किस प्रकार की कैंपेनिंग वहां पर सचिन पायलट करते हैं। क्या वो अशोक गहलोत की बात का जवाब देते हैं? जिस प्रकार की बात अशोक गहलोत ने भरे मंच से कही, उस बात की, उस अफवाह की, उस अटकल की क्या जरूरत पड़ गई थी अशोक गहलोत को हवाला देने की? क्या उसका जवाब सचिन पायलट देते हैं? ये बेहद रोचक हो सकता है। दौसा की सीट मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इसलिए भी रोचक है क्योंकि वहां पर सामने से जगमोहन मीना जो है वो उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, और जैसे किसी शादी में कई बार फूफा नाराज हो जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा लगभग 2.5-3 महीने से पार्टी के नेतृत्व से नाराज रहे। कहा यह जा रहा था, कई प्रकार की अटकलें लग रही थी कि उनको अपना मनचाहा मंत्री पद नहीं मिला, इस वजह से नाराज हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके भाई को जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें टिकट नहीं मिली, इस वजह से नाराज हैं। फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें टिकट नहीं मिली उनके भाई को, तो क्या वो वजह थी नाराजगी या कोई और वजह थी? ये तमाम बातें अटकलें लग रही थी। पर किस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुटकी ली किरोड़ी लाल मीणा की, वो मैं सुनवाना चाहूंगा। ये दिवाली के अगले दिन यानी कि 1 नवंबर की उनकी मीडिया से वार्ता है। जो हमारे सीनियर लीडर है उनकी ड्यूटियां लगाई हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और 3 तारीख के बाद में और तेजी से प्रचार प्रसार में आएगी। और जो 10 महीने में जो बीजेपी की सरकार की जो विफलताएं हैं, जो वादे इन्होंने कर करके सत्ता हासिल की थी, उन वादों पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, हर वर्ग दुखी है, परेशान है। मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है। 2 ही तरह के लोगों के काम हो रहे हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी से जिसकी सांठगांठ है, और या दिल्ली से कोई पर्ची आती है तो उसका काम होता है, इसके अलावा कोई काम किसी का होता नहीं है। हर एमएलए को आप पूछ लीजिए, हर मंत्री को आप पूछ लीजिए, उनके स्वयं के काम ही नहीं हो रहे तो जनता के वो क्या काम कराएंगे। और जिस प्रकार का वातावरण हमारे कृषि मंत्री जी ने इस्तीफा दे करके 3 महीने तक जो हुआ वो की स्थिति बनाए रखी, इस्तीफा भी दिया, मंत्री भी रहे, हूँ भी नहीं भी हूँ, और टिकट मिलने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को वापस मंत्री कहना चालू कर दिया, तो ये जो आज की बीजेपी की राजनीति है उसका जो चरित्र है उसको उजागर करती है कि वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, न कि जनता के स्वार्थ के लिए। उपचुनाव में कांग्रेस के वादी खड़े हैं, उनको रोक दीजिए इसको। ये सवाल बड़ा खड़ा किया है, अहम सवाल है हालांकि, जो गोविंद सिंह डोटासरा ने खड़ा किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि पेपर लीक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सरकार बदल गई है, इसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि मीडिया एक बड़े मुद्दे के बारे में बात करना छोड़ दे, अगर वो मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का इतना बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक को लेकर जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन किया था, कई दिन उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने अपना संघर्ष जो है वो व्यक्त किया। अशोक गहलोत की सरकार के दौरान तो किया ही, पर भजनलाल शर्मा की सरकार आने के बाद भी कई बार वो अपना संघर्ष जो है वो व्यक्तिगत तौर पर और सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने व्यक्त कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके भाई को टिकट मिल गई है तो इसलिए वो ये मुद्दा छोड़ दें। ये बात भले ही अगर किसी को बुरी लगती है तो ये समझने की जरूरत है कि किरोड़ी लाल मीणा, ये बड़ा सवाल खड़ा न केवल गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, पर कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या केवल टिकट के लिए सब कुछ कर रहे थे? अगर ऐसा नहीं है, अगर केवल टिकट के लिए वो ये सब नहीं कर रहे थे और ये मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है, तो क्या उनके द्वारा ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि कब होंगे एसआई पेपर लीक मामले पर फैसले की सार्वजनिक तौर पर घोषणाएं?
कब होगी? क्या इस पेपर लीक मामले को लेकर सरकार सजग है, गंभीर है? अगर है तो क्या वो पेपर लीक मामले के चलते एसआई पेपर को रद्द करने वाली है या नहीं? अगर नहीं करने वाली है तो उसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा क्यों नहीं कर देती? कहा यह जा रहा था, जिस तरह से कई लोगों का मानना था कि जो कमेटी बिठाई गई थी उसने अपनी तरफ से अपनी जो राय है वो व्यक्त कर दी है, पर फिर अगर ऐसा हो चुका है तो क्यों इतना लंबित हो रहा है मामला? क्यों फैसले को लेकर ये ऊहापोह की स्थिति जो है वो बनाए रखे हुए है बीजेपी, बनाए रखे हुए है भजनलाल शर्मा की सरकार? अगर उसको लगता है ये मुद्दा लोगों से इतना कुछ खास जुड़ा हुआ नहीं है तो साफ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसने चुनाव से पहले तो पेपर लीक मुद्दे पर खूब अपनी छाती पीटी, खूब अपनी बातें लोगों के बीच आकर, जब सतीश पूनिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पुलिस के डंडे भी खाए, आंदोलन भी किया, किरोड़ी लाल मीणा ने भी संघर्ष किया, राजेंद्र राठौड़ ने भी किया संघर्ष। तो क्या भजनलाल शर्मा की सरकार इस मुद्दे को लेकर सजग नहीं है? क्या वो गंभीर नहीं है, या उसको लगता है कि राजस्थान में अभी ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है कि उसको चुनावी चोट पहुंचा सके? अगर यही सोच है पार्टी की तो मानकर चलिए लॉन्ग टर्म में कई बार लोग जो हैं, जो उनको वो आहत करने वाले मुद्दे होते हैं, उनको भूलती नहीं है, और ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक गले की फांस बन सकता है अगर इसके ऊपर उसने जल्द ही निर्णायक फैसला नहीं लिया तो। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कॉन्टेस्ट बेहद रोचक होने वाला है। उसमें से एक सीट मेरा मानना है कि 84 की सीट है, जहां पर कुल प्रत्याशी तो 10 हैं, पर जो मेन कॉन्टेस्ट है वो 4 उम्मीदवारों के बीच हो सकता है। और ये रोचक इसलिए हो गया है क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी के जो अनिल कुमार कटारा हैं वो उनके ऑफिशियल उम्मीदवार हैं। ये सीट जो है ये राजकुमार रौत की एक साख की, एक प्रतिष्ठा की, एक उनकी क्या लेगेसी रहेगी उस बारे में प्रूव कर सकता है, क्योंकि वो वहां से 2 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, वो जीते बांसवाड़ा से, और उसके बाद वो उन्होंने वो सीट छोड़ दी। पर जिस तरह से बीएपी की ये सीट रही है, अब क्योंकि बीएपी का ही एक व्यक्ति, एक नेता बदामी लाल बागी हो गए हैं, और उस वजह से बीएपी के लिए साख का सवाल बन गया है। तो चौतरफा कॉन्टेस्ट वहां पर सीरियसली जो हो सकता है वो सामने देखा जा सकता है। कुल 10 प्रत्याशियों में से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कारीलाल, और कांग्रेस के महेश रौत, और बीएपी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और जो बागी कैंडिडेट हैं बदामी लाल, इन चारों के बीच में एक कड़ा संघर्ष वहां पर देखा जा सकता है। और इस वजह से, क्योंकि बीएपी की ये ट्रेडिशनली सीट रही है, क्या कुछ वहां पर हो सकता है, क्या नतीजा आ सकता है, वो देखना बेहद रोचक हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा झुंझुनू की सीट पर भी ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा ने अपना निर्दलीय उम्मीदवारी नामांकन जो है उसको विड्रॉ नहीं किया है। कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला जो कि सांसद हैं झुंझुनू की सीट से, उन्हीं के बेटे अमित ओला ने कांग्रेस की तरफ से पर्चा भर दिया है, नामांकन भर दिया है, वो वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होने वाले हैं। राजेंद्र भांबू जो कि पूर्व में बागी नेता रहे हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट जो है वो काफी कड़ा और काफी रोचक हो सकता है। अंत में मैं बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि बागियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, पर क्या समय रहते नरेश मीणा को समझाया जा सकता था? नरेश मीणा ने कई बड़ी बातें कही हैं। उनको शायद ये लगता है कि हरीश चंद्र मीणा की वजह से उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो खराब करने में कांग्रेस के कुछ नेता लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़कर एक निर्दलीय के तौर पर देवली उनियारा से चुनाव लड़ना पड़ा। देवली उनियारा की वो सीट है जहां से नरेश मीणा एक अच्छा खासा वोट कांग्रेस से छिटक कर दूर ले जा सकते हैं। वहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, जो कि एक बड़े जाट नेता राजस्थान के माने जाते हैं। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी जो कि पूर्व में भाजपा में रह चुके हैं, वर्तमान में शियो से निर्दलीय विधायक हैं। इन दोनों ने नरेश मीणा के लिए अपना समर्थन जो है वो जता दिया है, और उस सीट पर केसी मीणा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के आक्षेप लगाए गए हैं।
जिस प्रकार से हरीश चंद्र मीणा को लेकर नरेश मीणा ने अब अपना मोर्चा खोल लिया है, लगता ये है कि वो वहां से बड़ा घात कांग्रेस को दे सकते हैं। सीट जो है वो बेहद संघर्षशील सीट हो चुकी है और वहां पर राजेंद्र गुर्जर जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के अलावा कांग्रेस के केसी मीणा और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच में भारी संघर्ष देखा जा सकता है। कुछ विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा। नरेश मीणा वहां पर कैंपेनिंग में किस तरह से लोग वहां पर उमड़ रहे हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स थोड़े पुराने हैं पर यह दिखाता है कि वहां पर लोगों के बीच उनको किस तरह से अभिवादन मिल रहा है, अभिनंदन हो रहा है। कुल 8 उम्मीदवार हैं देवली उनियारा की सीट पर जो बड़ा संघर्ष है वो 3 उम्मीदवार बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर, कांग्रेस के केसी मीणा और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच देखा जा सकता है। और इसमें भी मेरा यह मानना है कि नरेश मीणा जो है वो फिलहाल लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस के केसी मीणा से आगे हैं। जिस तरह से उनको पब्लिक रिसेप्शन मिल रहा है, जिस तरह से वो कांग्रेस के वोट काट सकते हैं, हो सकता है, ये बेहद मुमकिन है कि बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच में ज्यादा बड़ा संघर्ष वहां पर देखने को मिले। और अगर नरेश मीणा एक बड़ा सरप्राइज थ्रो करते हैं, जिस प्रकार का सरप्राइज रविंदर सिंह भाटी ने शियो में किया था, तो कहीं ना कहीं देवली उनियारा की सीट से नरेश मीणा एक बड़ा उलटफेर करते हुए एक जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर, एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। कांग्रेस ने समय रहते अपना घर इस सीट के पर नहीं संभाला है और इसकी वजह से उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी भले ही कहती रहे कि एक्शन लेगी या उनके खिलाफ जो बागी हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, जो पार्टी छोड़ चुके हैं, डोटासरा जी, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर सकते हैं। तो नरेश मीणा ने ठान ली है कि जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी है तो वो अपनी राह पर निकल चुके हैं और लग ये रहा है कि उनको वहां पर अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर और क्या कुछ निर्णय रहेगा वो राजस्थान की आने वाले समय में राजनीति जो है वो तय कर सकती है कुछ हद तक। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन, जयपुर से।